मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 चैप्टर 26 यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर 25 जो कि मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन था रिलेटिव प्रोनाउन का, अगर नहीं किया है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जनरल रूल हमने पिछले चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन हूँ और दैट, विच और व्हाट, ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है। इस चैप्टर में उनके यूजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, उनकी एक्सरसाइज भी करेंगे। लास्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं थी। जैसे कि जनरल रूल ये कहता है कि हूँ जो है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है। सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। जो आदमी ईमानदार होता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, इज ट्रस्टेड। तो यहाँ मैन के लिए हूँ आया है, पर्सन के लिए आया है और सिंगुलर भी है। दूसरे सेंटेंस में चिल्ड्रन हु वर देयर वर फ्राइटन, बच्चे जो वहां थे वर फ्राइटन, डरे हुए थे। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हूँ आया है बच्चों, वो चिल्ड्रन के लिए आया, यानी प्लूरल के लिए आया है। तो यही बात ऊपर कही है कि ये जो हूँ है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगुलर पर्सन के लिए भी होता है और प्लूरल पर्सन के लिए भी होता है। दो और एग्जाम्पल देख लो। ही प्रेथ बेस्ट ऑन लफ्थ बेस्ट, ये ओल्डर इंग्लिश है प्रेथ और लफ्थ, यानी जो प्रे जो अच्छे से प्रे करता है वो बहुत ज्यादा लव भी करता है। दे नेवर फेल हूँ परसिवियर, मतलब परसिवियर का मतलब होता है कि जो हार नहीं मानते, जो मेहनत करते हैं लगातार, वो कभी फेल नहीं होते। फेल तो वही होता है जिसने अपने मतलब हारता तो वही जिसने हार मानी हो, नहीं तो अगर आप लगे हो अंत तक तो जीत तो होनी है आपकी। तो हारता वही है जिसने हार मानी हो। यहाँ कुछ इस तरह का मतलब है सेंटेंस का। देखिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन को कई बार हम एनिमल के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, समटाइम्स, कभी कभार। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज समटाइम्स यूज्ड इन रेफरिंग टू एनिमल्स। जनरली पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन समटाइम्स कर सकते हैं एनिमल के लिए इस्तेमाल। द रिलेटिव प्रोनाउन, अब विच की बात करते हैं। विच जो है थिंग के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें लाइफ नहीं होता, और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन विच जो है वो थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगुलर एनिमल, सिंगुलर या प्लूरल एनिमल्स के लिए, प्लूरल थिंग्स के लिए, ज्यादा चीजों के लिए और एक चीज के लिए भी। एग्जाम्पल, द कैसल विच यू सी वॉज बिल्ट बाय शिवाजी। जो महल आपने देखा शिवाजी के द्वारा बनवाया गया था। तो कैसल के लिए विच आया, यानी एक तरह से थिंग के लिए आया विच, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच आया है। और द बुक विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक। वो किताब जो आपको वो किताब आपकी सबसे ज्यादा मदद करती है जो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। यानी आपने कोई किताब पढ़ी, उसकी कोई जानकारी पढ़ी, उसके बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक है। तो यहाँ बुक्स के लिए विच आया, यानी सिंगुलर में कैसल था, प्लूरल में बुक्स है। तो सिंगुलर में भी विच इस्तेमाल, सिंगुलर के लिए भी विच आता है, प्लूरल के लिए विच आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए आता है। जैसे यहाँ पे देखो, द डॉग विच ही रिसेंटली बॉट इज एन अल्सेशन, यानी जो डॉग उसने अभी हाल में ही खरीदा वो उसकी ब्रीड जो है अल्सेशन है। अल्सेशन ब्रीड का वो डॉग है। तो यहाँ डॉग के लिए आया है विच। तो आपको यही बताया गया है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है और एनिमल्स के लिए भी आता है, सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल के लिए भी आता है। अब इसके बाद दैट की बात करते हैं। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, हूँ, विच, दैट। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए है। ऑलराउंडर समझो इसे। पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है दैट,
एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है दैट। एग्जाम्पल, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। अगर कोई मतलब एक तरह से कोई कहावत सी है, कोई कोटेशन है कि जो वाइजेस्ट मैन भी इस धरती पर रहा होगा ना, उसने भी कोई ना कोई गलती की होगी कभी जब धरती पर रहा होगा। तो ये मैन के लिए आया दैट। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट। ये दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ के बना दिया एक रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से। पहला सेंटेंस पता कौन सा है? द वाइजेस्ट मैन मेड मिस्टेक्स। कौन सा वाइजेस्ट मैन? दैट एवर लिव्ड, जो कभी रहा होगा। तो दो अलग अलग सेंटेंस को एक बना देते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से। आपके ग्रामर के टॉपिक में क्लॉज के नाम से आता है। क्या बेटा? दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ये वो बॉय है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो यहां पे बॉय के लिए दैट आया, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा, द हॉर्स दैट ही हैड सोल्ड मी वॉज अ वेलर। तो यहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हॉर्स के लिए आया है। इट इज डंकीज दैट ब्रे। ये डंकीज होते हैं जो ब्रे करते हैं, ब्रे आवाज निकालना। डंकी की साउंड को और डंकी की आवाज को ब्रे कहते हैं बच्चों। तो यहां डंकी के लिए दैट आया है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। दैट यहां हाउस के लिए आया है। तो यहां देखो थिंग के लिए आ गया, यहां एनिमल के लिए आ गया, यहां एनिमल के लिए आ गया, यहां पर्सन के लिए आ गया, यहां पर्सन के लिए आ गया। तो दैट एनिमल के लिए, पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, सबके लिए आता है। देखो अगले वाले एग्जांपल में भी ये पर्सन थिंग के लिए है। ही हैज लॉस्ट द वॉच दैट वाज प्रेजेंटेड टू हिम। तो दैट है वॉच के लिए, दैट वाज प्रेजेंटेड टू हिम। अब चौथा रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। व्हाट का इस्तेमाल हम थिंग्स के लिए करते हैं और वो भी सिंगुलर थिंग्स के लिए, जो सिंगुलर थिंग के लिए होता है। और एक चीज और, व्हाट जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये जिसके लिए आता है वो होता ही नहीं सेंटेंस में, उसका सेंटेंस में जिक्र ही नहीं होता। उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे पीछे हम कह रहे थे कि बॉय के लिए दैट आ गया, कैसल के लिए विच आ गया, तो कैसल एंटीसीडेंट हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आया है उस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें एंटीसीडेंट नहीं रहता। थिंग्स के लिए आता है, सिंगुलर थिंग्स के लिए आता है और एंटीसीडेंट नहीं होता। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। दैट इज वॉट आई वॉन्ट। ये दूसरा सेंटेंस है, मिक्सअप हो गया है दो सेंटेंस का, यहां से दूसरा सेंटेंस है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, ये वो है जो मैं चाहता था। अब वॉट तो बता दिया कि जो मैं चाहता था, लेकिन वहां पे सेंटेंस में तुमने बताया क्या लिखा हुआ है, मैंगो चाहते थे, क्या चाहते थे, वो यहां क्लियर नहीं है। तो एंटीसीडेंट नहीं होता वॉट का। दूसरा, आई से वॉट आई मीन, मैंने कहा जो मेरा मतलब था, तो यहां वॉट का भी एंटीसीडेंट नहीं है। वॉट आई हैव यू आर वेलकम टू, मेरे पास भी जो भी है उस आपका स्वागत है उस चीज के लिए। वॉट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, जो भी मैंने लिखा वो लिखा है। तो वॉट में क्या लिखा ये नहीं बताया गया है। तो वॉट थिंग्स के लिए आता है, सिंगुलर थिंग्स के लिए आता है और इसका एंटीसीडेंट नहीं होता। तो इस तरह से मैंने आपको चारों रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस बता दिए हैं कि हूं किसके लिए इस्तेमाल होता है, विच किसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट कब होता है और व्हाट कब होता है। अब कुछ जनरल रूल है, कुछ अलग बातें हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के ओमिशन की। रिलेटिव प्रोनाउन जनरली ओमिटेड, यानी ओमिटेड मतलब नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये साइन जो लगा रखे हैं ना, ये ओमिशन का साइन है कि यहां पे होना चाहिए पर जनरली हटा भी देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, जब वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो वो ओमिट कर दिया जाता है। जैसे इज दिस द बुक, यहां पे इज दिस द बुक, आगे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रखा है, यू वांट, इज दिस द बुक यू वांट, ऐसे बोल देते हैं। इज दिस द बुक यू वांट, तो यहां पे दैट भी बोलना चाहिए था। इज दिस द बुक दैट यू वांट, तो दैट को बोलना जरूरी नहीं समझते, तो ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए। एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा
जब मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका क्या मतलब हुआ? वैसे आप केस का चैप्टर कर चुके हो, चैप्टर 20 और 21, जहाँ पे केस को आपको अच्छे से समझाया गया है। तो मैं एक एग्जांपल को क्लियर करता हूँ। ये केस कैसे आपको पता चलता है कि ये जो प्रोनाउन आ रहा है वो कौन से केस में आ रहा है, ये कैसे मालूम चलता है? तो जैसे इसमें एक सेंटेंस है पहला वाला ही, इज दिस द बुक, इज दिस द बुक, एक सेंटेंस है। यू वॉन्ट द बुक, सॉरी, देखो दो सेंटेंस है, इज दिस द बुक, यू वॉन्ट द बुक, क्या वह वही किताब है, आप उस बुक को चाहते हो। तो यहां पे जो बुक है ऑब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसी बुक के लिए यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन आता, दैट आता। इज दिस द बुक दैट यू वांट, तो यू वांट तो है ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। तो द बुक ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके लिए अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। इसीलिए तो कोई हेडिंग में लिखा हुआ है, द रिलेटिव प्रोनाउन इज जनरली ओमिटेड व्हेन इट वुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जनरली रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर दिया जाता है जब वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऐसे कम एंड सी द कार, आइए और देखो कार, अब रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर दिया, यहाँ दैट हो सकता है या विच हो सकता है, विच आई हैव जस्ट बॉट, जो मैंने अभी अभी खरीदी है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस कैसे बने? कम एंड सी द कार एक सेंटेंस हो गया, आई हैव जस्ट बॉट द कार दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन द कार क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए यहाँ पे विच या दैट, लेकिन ओमिट हो गया। यही तो रूल कह रहा है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो जनरली उसको ओमिट कर देते हैं। ओमिट करना मतलब हटा देते हैं, गायब कर देते हैं सेंटेंस से। लेकिन ये चीजें आपको तब पता नहीं जब आपको बेसिक जानकारी है ग्रामर की, इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तब जहां चाह है वहां राह है। तो अगर चाहत है सीखने की तो जरूर रास्ते मिलेंगे, मंजिल मिलेगी, वहां तक पहुंचाएगी आपको। चाह ही नहीं है तो कौन कौन आपको सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। तो सीखने की चाहत होनी चाहिए, कुछ भी हो चाहत जरूर रहनी चाहिए। चाहत वो नहीं है जो आपके क्लासमेट है, चाहत मतलब इंटरेस्ट, रुचि, लेकिन रुचि भी क्लासमेट हो सकती है। अपने इंडिया के नाम ही ऐसे हैं, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, तो मैं मतलब यहां पे भी ओमिट कर दिया है दैट को, मतलब जहां तक मैंने सर्वे किया वहां का मैं राजा हूं। तो ये रूल बता रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में कई बार ओमिट कर दिया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और दूसरा रूल मतलब नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, मैंने आपको बता दिया एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके लिए वो आता है, क्योंकि उसको हटा के तो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आपको ना ग्रामर में ना रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से नहीं आता चैप्टर में, पेपर में क्लॉज के नाम से आता है कई बार, व्हाट क्लॉज, हु क्लॉज, दैट क्लॉज। तो वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन ही है वो। तो देखो यहां पर क्या बताया गया रूल को, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आए उस नाउन के एज नियर एज पॉसिबल उसे रखना चाहिए, नहीं तो मीनिंग का फलूदा बन जाएगा, मीनिंग खराब हो जाएगी। मतलब कैसे देखना दो सेंटेंस को, जैसे यहां पर एक सेंटेंस, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इज द सन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड मिस्टर लतीफ। यहां पर हु आया है बॉय के लिए, तो बॉय के साथ में ही लिखा हुआ है वो, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता, इज सन मेरे पुराने मित्र मिस्टर लतीफ का बेटा है। ठीक है, ये मीनिंग हुई। अब यही जरा गलत कर दो प्लेसिंग, यहां हूं को यहां उठा के लिख दिया, लतीफ के पास ला के रख दिया। हूं क्या लतीफ के लिए आया है? नहीं, लेकिन कर दिया लतीफ के पास लिखने का काम, यानी मिसप्लेस कर दिया। अब देखो, द बॉय इज द सन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड मिस्टर लतीफ हु वन द फर्स्ट प्राइज,
सारे सेंटेंस वही है, केवल प्लेसिंग गलत हो गई। वो जो लड़का है वो मेरे पुराने मित्र मिस्टर लतीफ का बेटा है, मिस्टर लतीफ जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। तो यही बताया गया इस रूल में कि आप जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जिस एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके जितना नज़दीक हो सकता है उतना नज़दीक उस रिलेटिव प्रोनाउन को उसके साथ रखना चाहिए, उस सेंटेंस को, रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस को। यानी इसको हूँ वन द फर्स्ट प्राइज को, इसको यहां रखना था जैसे इसमें रखा हुआ है, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ये आपको यहां समझाया गया है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है और फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आता है उस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन यहां यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस स्लाइड में कि आप जब रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करो तो उसका नंबर उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। यानी एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हूं सिंगुलर कब होगा, हूं प्लूरल कब होगा? हूं तो हूं रहता है। दैट सिंगुलर कब होगा, दैट प्लूरल कब होगा? वो वर्ब से होता है सिंगुलर या प्लूरल। अगर हूं के साथ इज लगा है तो हूं सिंगुलर हो गया, हूं के साथ आर लगा है तो हूं प्लूरल हो गया। तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट के लिए आया है, तो अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहां देखो, एग्जाम्पल से देखो, द बॉय हु वॉज लेजी वाज पनिश्ड। द बॉय हु वॉज लेजी, यानी हु एक एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, बॉय के लिए आया है, तो बॉय सिंगुलर है इसलिए हूं भी सिंगुलर है क्योंकि हूं के साथ वॉज लगा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में नीचे आओ, द बॉयज हु वर लेजी, तो यहां बॉयज प्लूरल हो गया, उसके लिए हूं आया लेकिन वर आया, हु वर लेजी। तो आपने देख लिया ना, यही तो समझाने का प्रयास है कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन भी सिंगुलर हो, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल हो। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल या सिंगुलर वर्ब से होती है क्योंकि उनके फॉर्म तो अलग होते नहीं। भाई नॉर्मल जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें सिंगुलर के लिए ही होता है, प्लूरल के लिए दे होता है। तो इसमें नहीं है, हूं सिंगुलर के लिए भी है, प्लूरल के लिए भी है, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब से बनता है। एक और एग्जाम्पल, आई हूं एम योर किंग विल लीड यू। देखो अब हूं आई के लिए आया तो एम लग गया आई हूं के साथ। तो यहां जो इस स्लाइड में समझाने का प्रयास है वो ये है कि आप जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उसके साथ जो वर्ब होगी वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये सारे एग्जाम्पल इसी बात को समझा रहे हैं। ही हु आर, देखो यू के साथ आर आना चाहिए तो इसलिए हूं के साथ भी आ रहा है। ही हु आर माइटी शुड बी मर्सीफुल, जो माइटी हो उसे मर्सीफुल भी होना चाहिए। हिंदी में एक दोहा है, दोहा क्या है? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो सकता है कुछ शब्दों का मेरे से गलत हुआ हो क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं हिंदी संस्कृत का, लेकिन लाइन अच्छी लगती है इसलिए बोल दिया। इसका मतलब है क्षमा सोबती उस भुजंग को, क्षमा उस भुजंग माने सांप, उस सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर हो, जो काट सके, जो डस सके, जो मार सके इंसान को, और वो माफ कर दे तो वो अच्छा लगता है कि यार ये बहुत ताकतवर था, ये मुझे मार सकता था, इसने मुझे माफ कर दिया। लेकिन वो क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल है, जो जिसके पास विष नहीं है, जिसके पास काटने के लिए दांत नहीं है, और वो माफ करे तो उसकी माफी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो काट ही नहीं सकता था, वो मार ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पावरफुल बनो, उसके बाद मर्सीफुल भी रहो। तो मर्सीफुल यानी आपकी दयालुता शोभा देती है। आप कमजोर हो, नहीं मैं नहीं लड़ता, मैं छोड़ दिया मैंने उसे, मैं कुछ नहीं कहता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो ठीक है, हमें लड़ना नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है।
परंतु जैसे आप अब अधिकारी की पोजीशन पे हो, आपके पास अच्छी खासी पोस्ट है, फिर भी आप अपनी पोस्ट का गलत उपयोग नहीं करते हो, लोगों को कहते हो चलो कोई बात नहीं, अगर माफी में लायक है तो कर दो यार माफ, इन्हें भी सुधरने का मौका दो। तो ये हुआ ना, भिखारी क्या माफ करेगा किसी को, अधिकारी माफ करेगा ना। तो ये है इस लाइन का मतलब, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, सो क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो ये लाइन से मुझे याद आ गई ये लाइन कि यू हूँ आर माइटीफुल, यानी जो माइटीफुल है, माइटी है, ताकतवर है, उसे दयावान भी होना चाहिए, मर्सीफुल भी होना चाहिए। तो यहाँ हूँ के साथ आर जो आया यू के हिसाब से आया है। अब ही दैट इज कंटेंटेड इज हैप्पी, वह जो कंटेंटेड है, जो संतुष्ट है, वो खुश है। द फ्लावर्स विच ग्रो इन हिज गार्डन इन दिस गार्डन आर नॉट फॉर सेल, जो फ्लावर इस गार्डन में उगते हैं वो बेचने के लिए नहीं है। तो जो फ्लावर्स के लिए विच आया है, लेकिन विच देखो फ्लावर प्लूरल है तो विच भी प्लूरल हो गया, क्योंकि अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगी है तो प्लूरल है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में अगर एस या ईएस लग जाती है तो सिंगुलर होता है वो। जैसे राधा प्लेज तो सिंगुलर होता है, एस या ईएस लग जाए वर्ब में, तो यहाँ वर्ब में एस ईएस नहीं लगा यानी वर्ब प्लूरल है, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल था। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए डिस्कस। अब एक्सरसाइज की बारी है। Pick out the relative pronoun in the following sentence. Name their antecedent and give the person, number and gender and case of each. यानी पहले रिलेटिव प्रोनाउन पिक करना है, फिर बताना है कि उसका एंटीसीडेंट क्या था, यानी किसके लिए आया था वो, उसका पर्सन यानी क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है, केस क्या है। अच्छी खासी पिछले कई चैप्टरों की रिवीजन हो रही है। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ रखा है, पर्सन में आपको पता ही है प्रोनाउन का पार्ट है, नंबर सिंगुलर प्लूरल जेंडर, केस चैप्टर 20 और 21 और 22 केस का चैप्टर है, नहीं 20 और 21 केस का चैप्टर है। तो देखो यहाँ पहला सेंटेंस है, द कैट किल द रैट दैट एट द कॉर्न, यानी वो कैट ने रैट को किल किया। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, नहीं सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट किसके लिए आया है, रैट के लिए आया है। अब इसमें आपको कई चीजें बतानी है। एंटीसीडेंट तो बता दिया आपने, रैट है, पर्सन इसका क्या है, थर्ड पर्सन है, रैट के लिए आया तो रैट थर्ड पर्सन है तो वो भी थर्ड पर्सन है, दैट भी। नंबर क्या है, सिंगुलर है, जेंडर क्या है, रैट कॉमन जेंडर होगा यहाँ पे, वो तो बोला नहीं मेल फीमेल, और जेंडर केस क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, द कैट किल द रैट एट द कॉर्न, हाँ सब्जेक्टिव है। दो अलग अलग सेंटेंस को देखा करो, द कैट किल द रैट, कैट ने चूहे को मारा, और दूसरा सेंटेंस होगा रैट एट द कॉर्न, रैट ने वो कॉर्न खाया था, मक्का खाया था। तो क्योंकि रैट जो है ना वो सब्जेक्ट है और उसके लिए दैट आया तो वो भी सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऐसे आपको इसकी एनालिसिस करनी है सेंटेंस में। अब दूसरा, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, यहां पे विच है और ये इसका एंटीसीडेंट लेटर्स है। अब देखो इसमें इसका एंटीसीडेंट बता दिया आपने, पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन है, लेटर थर्ड पर्सन होता है भाई, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में सारे नाउन आ जाते हैं, प्रोनाउन ही सी इट आता है और बाकी सारे नाउन। तो यहां पर एंटीसीडेंट लेटर हो गया, पर्सन इसका थर्ड पर्सन हो गया, नंबर इसका प्लूरल हो गया, विच का, हम विच के बारे में बात कर रहे हैं, एंटीसीडेंट के बारे में बता रहे हैं, और जेंडर इसका न्यूटर हो गया क्योंकि लेटर न्यूटर होता है। अब रह जाता है केस। तो केस क्या होगा इसका, अगर ये सही समझ लो तो आपको चैप्टर पक्का होगा। देखो कैसे, ब्रिंग मी द लेटर्स, द पोस्टमैन लेफ्ट द लेटर्स। दूसरा सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा कि पोस्टमैन लेफ्ट द लेटर्स, तो यहां पे पोस्टमैन लेफ्ट द लेटर्स यानी ऑब्जेक्ट लेटर्स, ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो इसका मतलब विच ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट, आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूअल, तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु है, और ये किसके लिए आया है, चिल्ड्रन के लिए आया है। एंटीसीडेंट चिल्ड्रन हो गया, उसके बाद में पर्सन थर्ड पर्सन है क्योंकि नाउन थर्ड पर्सन है चिल्ड्रन, और नंबर प्लूरल है, जेंडर कॉमन है, केस यहां पर नॉमिनेटिव है। कैसे,
दो अलग अलग सेंटेंस के बारे में सोचो जिनको जोड़ के बना है। आई हेट चिल्ड्रन एक सेंटेंस हो गया, चिल्ड्रन आर क्रूअल, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है ना, और चिल्ड्रन के लिए हूं आया है, तो जो सब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो इस तरह से इसका रिसर्च होता है। देख लो आप, मैंने कभी भी बीच में से सीरीज नहीं बनाई कि कहीं कुछ भी रैंडम तरीके से डाल दो और आके एकदम वीडियो स्टार्टिंग में डायलॉग मारना शुरू कर दो, अभी 1 घंटे में ग्रामर के एक्सपर्ट, बस बने रहिए, छोड़ के जाना मत, ऐसा लोग डायलॉग मारते हैं। भैया हम ये नहीं कहते हैं। कैसे कह सकते हैं? जो चीज इतनी बड़ी है उसे 1 घंटे में हम कैसे पढ़ा सकते हैं? ना हम पढ़ा सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं। आपको कंसिस्टेंटली चैप्टर वाइज प्रॉपरली रिवीजन करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब यहां दिक्कत आएगी उन लोगों को जिन्होंने केस चैप्टर नहीं पढ़ा है, उन लोगों को दिक्कत आएगी जिन्होंने कंजक्शन नहीं पढ़ा है, कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है कंजक्शन का भी काम करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये आगे बढ़ते हैं। यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, यहां पे दैट है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन, और ये आया है बुक के लिए। अब बुक जो भी इसका नंबर होगा, जो भी इसका जेंडर होगा, केस होगा, वो दैट का होगा। तो अब सेंटेंस दो पहले अलग अलग सोचो। यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक पहला सेंटेंस हो गया, आप बुक नहीं लाए हो। आई आस्क्ड फॉर द बुक, मैंने बुक लाने के लिए कहा था, तो यहां पे बुक जो है ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है। नंबर इस पर्सन इसका न्यूटर, पर्सन इसका थर्ड पर्सन है, नाउन थर्ड पर्सन में आता है, ही सी इट और नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं। तो पर्सन इसका थर्ड है, नंबर इसका सिंगुलर है, जेंडर इसका न्यूटर है, केस इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये पूरा एक रिसर्च हो गया। इसलिए तो हमने अपने थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, 52 चैप्टर्स की एक कंप्लीट सीरीज है, जिसे करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप बीच में से कोई एक चैप्टर कर लिया और सोचोगे हम 30 मार खा हो गए, कैसे हो जाएगा? बेसिक ग्रामर ही होगी, वो भी बहुत हाई फाई ग्रामर नहीं होगी, लेकिन इतनी जरूर हो जाएगी कि आप अपने आप ही फिर आगे सीख सकते हैं। और हो सका प्रभु ने चाहा तो लेवल 2 भी ले आएंगे हम, पर लेवल 1 तो पूरा करने दो, लोगों को लेवल 1 तो एंजॉय करने दो। नेक्स्ट, दिस इज द जगलर हुम वी सॉ यस्टरडे, वह जगलर है जिसे, जगलर मदारी जिसे हमने देखा था कल। तो यहां हुम आया, ये तो दिख ही जाता है। यह पता क्या, हुम जो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रहता है, केस तो इसका जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दैट का केस पता नहीं चलता, लेकिन हूं का केस इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया, सब्जेक्टिव में हूं होता है, ऑब्जेक्टिव में हुम होता है, पजेसिव में हूं जो होता है। तो इसको तो देख के मालूम चल जाता है केस, हुम है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन दैट का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, विच का भी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन के इस चैप्टर से पहले जो चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, उससे भी एक पहले चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, आपसे पहले 2 बैच आया था उसमें करवाया था, वो भी बहुत जरूरी चैप्टर है। वहां पे सारा केस बताया हुआ है। आई का सब्जेक्टिव केस आई है, ऑब्जेक्टिव केस मी है, पजेसिव केस माइन और माई है, तो वहां भी समझाया गया है, वो कॉन्सेप्ट कैरी ओवर किया हुआ है यहाँ पर। दिस इज जगलर होम, तो यह होम हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जगलर के लिए आया है, और जगलर कॉमन जेंडर है, पर्सन सिंगुलर है, नंबर सिंगुलर है, पर्सन थर्ड पर्सन है, नंबर सिंगुलर है, जेंडर इसका कॉमन है, और केस इसका ऑब्जेक्टिव है होम का। उसके बाद ही दैट ईट्स टिल ही इज सिक मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल, क्या बात है। अगर इसका जनरल मीनिंग मतलब वर्ड के हिसाब से मीनिंग निकाले, वो आदमी जो इतना खाता है कि बीमार पड़ जाता है, तो उसे तब तक फास्ट रखना चाहिए, तब तक फास्ट रखना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। अब करा है तो भरोगे ही, जब आपने खा के खुद को बीमार किया है तो आप व्रत रख के भरोगे तभी ठीक हो गए। ये ही दैट ईट्स टिल ही इज सिक मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल, तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, ही के लिए आया है,
और जब ही का अगर के एंटीजेंट हो गया ही का पर्सन थर्ड पर्सन है, नंबर सिंगुलर है, जेंडर आपका मैस्कुलिन है, और केस क्या है, नॉमिनेटिव है, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग होंगे। ही फास्ट टिल ही इज वेल और ही ईट्स टिल ही इज सिक, मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। यानी जो सेंटेंस है ये वाला, दैट ईट्स टिल ही इज सिक, यहां तक सिक तक, और दूसरा सेंटेंस है ही मस्ट फास्ट टिल ही इज वेल। तो वो जो दैट वाला सेंटेंस है ना, वो उसमें ही जो होता वो सब्जेक्ट होता, तो दैट आया तो सब्जेक्ट के लिए आया, तो इसे सब्जेक्टिव केस है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, तो यहां हूं आ गया। दिस इज द वे दैट लीड टू द स्टेशन, ये वह रास्ता है जो स्टेशन को जाता है, दैट आ गया। वी सॉ द डॉग दैट वरीड द कैट, या विच वरीड, क्योंकि एनिमल के लिए विच भी लग जाता है और दैट भी लग जाता है, तो यहाँ विच भी आ सकता है, विच वरीड द कैट। ये वी सॉ द डॉग, हमने डॉग को देखा जिसने बिल्ली को परेशान किया था। ही इज ए मैन whom you can trust, ये वो आदमी है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, तो whom आ गया। Where is the knife which I gave you, नाइफ कहाँ है जो मैंने आपको दी, तो यहां पे which आ गया। Do you know, क्या आप जानते हो, what has happened, जो हुआ है, जो घटित हुआ है, क्या आप, तो यहाँ what का एंटीसीडेंट ही नहीं होता, what आ गया यहाँ पर। Time that is lost is never found again, ये time which is lost, तो विच आ गया। आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से, मुझे नहीं विश्वास होता आप जो कहते हो, यहां वॉट आ गया। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड, ये एक ऐसी गंदी हवा है जो किसी का भला नहीं करेगी, दैट आ गया। दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक, वे लोग बातें करते हैं जो सोचते नहीं है, यानी अगर आप चपड़ चपड़ क्लास में करते हो तो इसका मतलब आप सोचते नहीं हो, कम सोचते हो, सोचने वाला कम बोलता है। वो आपसे, आप उससे सवाल पूछोगे आपसे बात करेगा, वो आपको रिप्लाई भी करेगा, लेकिन यानी फालतू में क्लास में पूरी कर दी क्लास खराब, सब्जी मंडी बना के। लिसन टू वॉट आई से, यहां वॉट आएगा, सुनिए जो मैं कहता हूं। द मैन टू हुम आई स्पोक इज ए वेल नोन डॉक्टर, टू हुम, वैसे टू वगैरह कई बार नहीं भी लगाते हैं, जिस आदमी से मैंने बात की वो एक अच्छा वेल नोन डॉक्टर है, तो हुम आ गया। आई डिड नॉट नो दैट मिस्टर रनाडे हुम आई मेट इन पुणे वॉज योर ब्रदर, हुम जिससे मैं मिला आपके भाई थे मिस्टर रनाडे। हु दैट हैज नेवर बीन टू इंडिया हैज नॉट सीन आगरा, कौन है जो इंडिया आया और जिसने आगरा ना देखा हो, ताजमहल ना देखा हो, तो हूँ दैट हैज एवर बीन टू इंडिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, अगर इंडिया आता है वो कोई बाहर का फॉरेनर तो आगरा जरूर जाता है, क्योंकि वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ना, वो इसलिए देखने आता है क्या ऐसा वंडर है उसमें। द पेन विच यू गेव मी इज वेरी गुड वन, पेन जो आपने मुझे दिया, तो यहाँ विच का मतलब कौन सा नहीं है, व्हाट का मतलब कौन सा है क्या नहीं है, जो है। विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, इज वेरी गुड वन। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट, लेटर्स के लिए विच कर सकते हैं इस्तेमाल। हियर आर द बुक्स विच आई फाउंड, बुक्स के लिए विच कर सकते हैं। दिस इज द जगलर हुम वी सॉ यस्टरडे, हुम कर देंगे, ये वो जगलर है जिसे हमने कल देखा, मिले। ही हु डज इज बेस्ट शैल बी रेज्ड, जो अपना अच्छा करता है उसे रेज करना चाहिए, उसे आगे बढ़ना देना चाहिए। आई नो वॉट यू मीन, मुझे बताए जो आपका मतलब है। ही गेव अवे वॉट ही डिड नॉट नीड, मतलब उसने वो चीज दे दी जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, वॉट आ गया यहाँ पर, क्योंकि एंटीसीडेंट है नहीं क्या दिया उसने, इसलिए वॉट का इस्तेमाल कर लिया। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इन दोनों अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से। ये थोड़ा मजेदार एक्सरसाइज है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैं इसीलिए नहीं भरता, एक तो क्लास रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी लिखने में जितना टाइम यूज होगा,
और दूसरा फिर वो बच्चे को एक सेल्फ अटेम्प्ट करने का वो दिख जाता है डिस्प्ले में, तो फिर ऐसे तो आप वीडियो को पॉज करके आप सारे देख सकते हो, वीडियो को सॉरी वॉल्यूम को म्यूट करके पूरी एक साइज देखते हुए खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, बाद में वॉल्यूम ऑन करके आप चेक कर सकते हो सुनकर। तो थोड़ा मेरा टाइम भी कम हो जाता है यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग का, और दूसरा आपको प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इसलिए जनरली मैं प्रेफर नहीं करता आंसर लिखना, बोल कर ही काम चलाते हैं। आप देखो, द थीफ स्टोल द वॉच, लेकिन इनमें लिखना पड़ेगा, कुछ जरूर लिखना पड़ेगा। द थीफ स्टोल द वॉच, चोर ने घड़ी चुराई। द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को सजा मिली। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से दोनों को जोड़ सकते हैं। द थीफ हु स्टोल द वॉच, द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड, मतलब कुछ इस तरह से। द थीफ फिर यहां लगाएंगे हु, स्टोल द वॉच, और ये कॉमा ये हटा के ये हटा दिया, ये बन गया द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड। दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया हूं की हेल्प से। कोल इज फाउंड इन हियर, इट इज वेरी यूजफुल मिनरल। कोयला यहां मिलता है, ये बहुत यूजफुल मिनरल है। तो इसका ऐसे हो जाएगा, कोल विच इज फाउंड हियर, पहले कोल लिख के यहाँ पे लिखेंगे विच, कोल के लिए विच कर देंगे ना, एनिमल थिंग्स के लिए विच इस्तेमाल हो जाता है। कोल विच इज फाउंड इन हियर, फिर ये काट देंगे इट और फुल स्टॉप, कोल इज अ वेरी यूजफुल मिनरल, यानी ये सेंटेंस हो गया। और विच इज फाउंड इन हियर ये दूसरा था जो उसके साथ जुड़ गया। तो कुछ इस तरह से हो गया, कोल विच इज फाउंड इन हियर इज अ वेरी यूजफुल मिनरल, यानी इच को नहीं आपने काटना है, केवल इट को और फुल स्टॉप को, ऐसे सेंटेंस बनेगा। आपको कॉपी में अलग से लिखना है, वहीं काट के नहीं लिखना है, नोटबुक में जो प्रैक्टिस करनी है, जो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। दैट बॉय वेल्स वेरी वेल, यू सी हिम देयर, वो लड़का बहुत अच्छी बॉल करता है, आपने उसे वहां देखा। तो इसको कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास कर सकते हो, द बॉय whom you see there balls very well। ये दैट क्यों आया, दैट बॉय, अच्छा चलो कोई बात, दैट भी लगा लो, कोई बात नहीं। दैट बॉय whom you see there, यहां पे दैट बॉय तो ठीक है, whom कर दो, whom यहां पर whom you see there, फिर ये पीछे आ जाएगा balls very well। आप अलग तरह से अगर बनाए तो उसे चेक कर लेना मीनिंग हो, जरूरी नहीं है कि यही हो, बॉल्स वेरी वेल, कुछ इस तरह से ये काट दो, बॉल्स वेरी वेल यहां से। दैट बॉय हुम यू सी देयर बॉल्स वेरी वेल, वो लड़का जिसको आपने वहां देखा वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है। ही इज अ रोग, नो वन ट्रस्ट हिम, तो ही हु इज रोग इज ट्रस्टेड बाय नो वन, ये थोड़ा बिल्कुल ही अलग हो गया। ही हु इज रोग इज ट्रस्टेड बाय नो वन, इज ट्रस्टेड, पैसिव वॉइस हो गया ये, इज ट्रस्टेड बाय नो वन, ऐसे। द बॉय टेल्स लाइज, ही डिजर्व टू बी पनिश्ड, यानी लड़का झूठ बोलता है और इसको डिजर्व करता है पनिशमेंट। द बॉय हु टेल्स लाइज डिजर्व टू बी पनिश्ड, यहां हो जाएगा द बॉय हु, यहां हु लगा देंगे, टेल्स लाइज डिजर्व, यहां पे फुल स्टॉप कॉमा, द बॉय हु टेल्स लाइज डिजर्व टू बी पनिश्ड। तो ये पूरा एक सेंटेंस, द बॉय डिजर्व टू बी पनिश्ड एक सेंटेंस हो जाता है, और ये बीच में जो डाल दिया है हु टेल्स लाइज, जो झूठ बोलता है, ये दूसरा सेंटेंस हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको 5 प्रैक्टिस करवाए हैं, बाकी मैं इसे आगे स्किप करता हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, सारे ही आंसर बता देंगे, ये जरूरी नहीं है, ये मैं स्लाइड को इसीलिए कर रहा हूं कि आप देख सकें, पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस पे था वो कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।